ठीक है। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं भूपेंद्र चौधरी। और भूपेंद्र भाई, आपका स्वागत है अपने इस डिस्कशन में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम सभी व्यूअर्स को। जय श्री राम। और बताइए। जी तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि हमने जो अपने डिस्कशन में आपकी पड़पड़गंज विधानसभा के बारे में जो डिस्कस किया था, जी जी बीजेपी के जो जी। कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट अब बीजेपी ने उन्हीं को अपना प्रत्याशी बना दिया है। तो उसके लिए भी आपको बधाई, क्योंकि आपने कहा था कि वो बहुत जनप्रिय हैं और जनता को उनसे मिलना बहुत सुलभ हो हाँ, जाता है। जो हमारा एक रॉ सा सर्वे था, जो हम बातचीत करते थे लोगों से, उसमें यही निकल के आ रहा था कि रघुवीर नेगी बेस्ट फाइटर हैं यहाँ से। और सबको दिख रहा था मनीष सिसोदिया के जाने का बहुत बड़ा कारण रघुवीर नेगी, अच्छा। उनकी मेहनत है। अच्छा, और एक बात और है कि दिल्ली में चुनावों की तिथि की घोषणा भी हो गई है। 5 तारीख को, जी 5 फरवरी हाँ। को दिल्ली में वोटिंग होगी और 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। तो अब सवाल जी आपका, अब मैं आपको ना कुछ इस तरह के रैपिड फायर क्वेश्चन भी पूछूंगा आपसे। पहला सवाल जी, मेरा पूछ भूपेंद्र लीजिए। भाई रैपिड फायर वाला ये है कि क्या केजरीवाल 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे? तो उनकी जो खामोशी है और जो उनकी थोड़ी छटपटाहट है, तो हो भी सकता है कि अरविंद केजरीवाल 2 सीटों से चुनाव लड़ें। दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या प्रवेश वर्मा के 1100 रुपए अरविंद केजरीवाल के 2100 रुपए से ज्यादा पड़ गए हैं? सर, विश्वास भारी पड़ता है। अरविंद केजरीवाल विश्वास तोड़ चुके हैं। लोगों को लग रहा है कि ये अरविंद केजरीवाल 2100 क्या और 21,000 का भी वादा कर दें, और प्रवेश वर्मा अगर 500 रुपये का भी वादा करेंगे, तो लोगों को लगेगा ये 500 देने वाला है, और ये 2100 या 21,000 नहीं मिलने वाला। क्योंकि इसी तरह का वादा कांग्रेस ने किया था और लोगों ने भरोसा नहीं किया था। लोकसभा के पिछले चुनाव में भी का वादा किया था किसानों को। लोगों ने 72,000 ठुकरा दिए और 6,000 को स्वीकार किया था। तीसरा मेरा रैपिड फायर क्वेश्चन ये है कि क्या आतिशी भी अपनी सीट हारेंगी? ठीक है, कहा उन्होंने कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन चीजें मुद्दा बन जाती हैं। तो वो अपना चुनाव थोड़ा समझदारी से लड़ें तो निश्चित ही आतिशी अपनी सीट हारे। चौथा सवाल मेरा ये है कि मनीष सिसोदिया का क्या रहेगा? सर, मनीष सिसोदिया तो उसी दिन जो लड़ाई से बाहर हो गए थे, जिस दिन उन्होंने पटपड़न छोड़ा था। ठीक है। तो आप निश्चित मान के चलिए, अगर 2019 के चुनाव में भी अमेठी के साथ साथ अगर वायनाड न लड़ते राहुल गांधी, तो शायद अमेठी से ना हारते, या इतनी बुरी हार ना हारते। क्योंकि जब आप मैदान छोड़ते हैं ना, तो आपकी साफ कमजोरी जाहिर होती है। मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री थे, दो थे, और उसके बावजूद वो अपनी मतलब विधानसभा की सीट पर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। तो इसका अच्छा, लगता है कि वो जंगपुरा से भी बहुत गंदे फंसने वाले हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है? अगर उन्होंने फिजूल खर्ची की है, तो वो तो उन्हें बर्दाश्त करना एक पड़ेगा। बहुत इम्पोर्टेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल और ये कि अभी अरविंद केजरीवाल ने घोषणा करी कि 18,000 रुपये महीना वो ग्रंथियों को और मंदिरों के पुजारियों को देंगे। ठीक है। हम्म। एक समय वो था कि अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि मेरी नानी कहा करती थी कि मन, मस्जिद तोड़कर जो मंदिर बने उसको मैं ऐसे मंदिर में जाना पसंद नहीं करूंगी, मतलब मैं क्यों खुश होऊंगी। तो इसके बारे में आपका नानी, क्या मुझे कहना नहीं है? लगता कि मुझे नहीं लगता उनकी नानी इस दुनिया में होंगी, वो जहां भी हैं। ठीक है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति अपने किसी बुजुर्ग को सिर्फ राजनीति के लिए घसीट सकता, मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल की नानी ने ये सब कहा होगा। ठीक है। तो ये सिगूफे वो पहले से ही छोड़ते आए हैं, इस तरीके की चीजें। दूसरा, रही बात उनको कि 11 साल बाद उनको अचानक ग्रंथी और जो पुजारी हैं वो याद आ गए हैं। ठीक है। अचानक 11 साल बाद याद आ गए हैं, तो ये तो बड़ा सोचने वाली बात है। ठीक है, वो इमामों को दे रहे हैं तो वो देते रहे, उन्हें कोई कौन रोक लेगा उन्हें इमामों को देने से? ना तो इमामों को भी पुजारी नहीं दे उनसे रहे ना, पैसा मांग रहे हैं, ना इमामों ग्रंथी को भी उनसे पैसा नहीं मांग दे रहे रहे। इमामों की भी 17 महीने की सैलरी पेंडिंग है। तो मेरा ये कहना है कि क्या हैं। सर, मैं इसमें एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये ना एक मिलीजुली फाइट है लोगों को बेवकूफ बनाने की। ऐसा हुआ था कि जब इमामों को सैलरी दिया गया था, पोलराइजेशन का मुद्दा बनता ये, तो इन्होंने जानबूझ के ये इस तरीके से, इन्हीं के लोग हैं जो वहां पे जाके प्रदर्शन कर रहे हैं कि 17 महीने से उनको सैलरी नहीं मिल रही है। ठीक है। ताकि लोगों के अंदर, हिंदुओं के अंदर एक मैसेज ये चला जाए कि भाई उनको भी नहीं मिल रही है। ठीक है। तो बहुत ही शातिर और बहुत तेज तर्रार आदमी है ये चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अरविंद केजरीवाल जब सबसे पहला चुनाव लड़े थे तब उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में हैं, चाहे वो डीटीसी में हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, उन सबको अरविंद केजरीवाल परमानेंट करेंगे, पहली मीटिंग में ही परमानेंट करेंगे। अभी तक केजरीवाल ने किसी भी एक कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को परमानेंट नहीं किया है। सर बुद्धिजीवी हैं आप, आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए इस तरीके के अरविंद केजरीवाल की ये ना बहुत कलाबाजियां हैं, ये इस तरह की ये पहले से ही करते आए हैं। जन लोकपाल कहाँ है? डेट भी लिख गई थी रामलीला मैदान में, यहीं पे पास होगा जन लोकपाल, कहाँ गया जन लोकपाल? कितने वादे किए थे, कितना सब मोहल्ला सभाएं होंगी, मोहल्ला सभाओं में 70% से ज्यादा महिलाएं जब तक ये नहीं कह देंगी कि यहाँ पे शराब का ठेका खुलना चाहिए, तब तक शराब का ठेका नहीं खुलेगा। कहाँ गए वो वादे? कौन सी मोहल्ला सभा हुई है आपके यहाँ? हुई है? मेरे यहाँ तो नहीं हुई। दिल्ली बीजेपी ने एक मतलब नारा भी दिया है, पोस्टर भी जारी किया है। एक नारा उन्होंने दिया है कि ये झाड़ू वाले नहीं, ये दारू वाले हैं। बिल्कुल, मैं अभी पार्क से आ रहा हूँ सर, शराब के ठेके के सामने भीड़ लगी हुई है और लोग वहीं पे खड़े होकर पी रहे हैं। एक सवाल और उठता है भूपेंद्र भाई कि क्या महिलाओं को, आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहिए जिस आदमी ने, जब एक सिलेंडर की जरूरत थी ऑक्सीजन के, जब दिल्ली वालों को दवाइयों की जरूरत थी, तब केजरीवाल ने एक बोतल पे एक बोतल फ्री करी। और उसके कारण मैं मानता हूँ कि शराब पीने के बाद तो घर में जो व्यक्ति शराब पी लेता है उसके घर में कलेश, ड्रामेबाजी, नौटंकी ही घर होती घर है। बर्बाद बर्बाद होते हैं सर, घर घर बर्बाद होते हैं। तो घर बर्बाद होते हैं, बर्बादी का माताओं बहनों को अरविंद केजरीवाल से। जी। माताओं बहनों को क्या 2100 रुपए के झूठे वादे के चक्कर में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को, आपदा पार्टी को वोट देना चाहिए? आप महिलाओं से सर क्या? आप एक बात बताइए, 2100 क्या वो 500 देने की क्षमता में नहीं है दिल्ली सरकार इस समय? 10,000 देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। सबको समझ में नहीं आ रहा है कि ये पैसा, एक भी नया पैसा मिलने वाला नहीं है। पंजाब आपके सामने, 3 साल में 1 रुपया किसी को नहीं मिला है। दूसरी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल से कोई भी व्यक्ति, उनका ध्रुव विरोधी भी, जब वो राजनीति में आए थे उस समय अगर कोई कहता कि ये आदमी इतना बड़ा शराब का घोटाला दिल्ली के अंदर करने वाला है, ये आदमी मुख्यमंत्री बनेगा तो इस तरीके से बाय वन गेट वन की शराब की स्कीम लेके आएगा, कोई इस बात को मानता नहीं। अगर कोई कहता तो वो जितने स्वच्छ और ईमानदार राजनीति यहाँ करने आए थे, वो आदमी शराब के स्कैम में फंसा है। अच्छा, एक बात और स्कैम तो उनके सुनिए। बहुत हैं, लेकिन वो आदमी शराब के स्कैम में, वो और उसका उप मुख्यमंत्री और उसकी पार्टी के दूसरे नेता जेल में रह के आए हैं। एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि जब ये व्यक्ति चुनाव जीत जाता है तब तो ये व्यक्ति बहुत, कहते हैं ना, खूंखार और खुद, मतलब दुनिया, बदतमीजी का जो लेवल होता है ना उसका यहाँ होता है। बदतमीजी का लेवल पार कर देता है। अभी वो भीगा कबूतर बना हुआ, बिल्कुल एकदम विक्टिम कार्ड वो खेलना जानता है। वो एकदम कि जी बेचारा मेरे को बन के मोदी प्रेस जी कितनी कॉन्फ्रेंस भी में गालियां बैठता दे है। लें, मेरे को ये कर लें, मोदी जी ने किया है क्या है, मतलब ये व्यक्ति। वो मोदी जी की गालियां सुन लेगा। वो अरविंद केजरीवाल मोदी जी गाली सुनो, वो अपनी पार्टी के नेताओं की बातें तो सुनता नहीं है। वो आदमी अपने घर में बुला के पिटवाता है अपने कार्यकर्ताओं पे, अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं को पिटवाता है। नहीं पिटवाता वो व्यक्ति, वो अच्छा, किसकी एक गालियां सुन लेगा? मतलब एक सॉन्ग भी जारी हुआ है उनका, उसमें वो कह रहे हैं कि फिर से केजरीवाल। फिर तो फिर फिर से से लाएंगे केजरीवाल के केजरीवाल। जवाब में मैंने कुछ लाइनें थी कि जी। फिर से केजरीवाल नहीं, फिर से बवाल, ठीक है, पिटवा रहा है स्वाति मालीवाल, पिटवा रहा है स्वाति मालीवाल। दिल्ली को ये सोचना पड़ेगा, दिल्ली के लोगों को ये सोचना पड़ेगा। आप ये मान के चलिए कि 140 या 150 करोड़ के देश की राजधानी की जो स्थिति इस समय है, पिछले 10 से 11 साल में दिल्ली भारत के दूसरे शहर डेवलप कर रहे हैं, साफ सुथरे हैं, बेहतर स्थिति में है। और दिल्ली की, भारत की राजधानी इस कंडीशन में है, इस स्थिति में भारत की राजधानी। राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। सामान्य सी साफ सफाई इस आदमी से नहीं हो रही है यहाँ। अच्छा चलो, अब बात करते हैं दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी की। अब निकल के ये आया है कि वो दिल्ली की किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं सिर्फ दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़वाऊंगा। इसके बारे में आपका क्या देखो, कहना है? बहुत पिछले 10 से 11 साल के दौरान भारतीय जनता पार्टी के पास एक अच्छा मौका आया है। लोगों का मोह भंग हो गया है अरविंद केजरीवाल से। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सुनहरा मौका है कि वो बहुत अच्छे तरीके से वो शुरुआत भी उन्होंने बहुत अच्छी की है।
बहुत अच्छी। जो 29 लोगों की लिस्ट आई है उस दिन से अरविंद केजरीवाल के हौसले पस्त हो गए हैं। ठीक है। तो सचदेवा जी के सामने, सचदेवा जी बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। 70 सीटों पे वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरह से ये समझ लीजिए प्रदेश अध्यक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बेहतर है उनका निर्णय जो है वो बहुत ही आगे उनके लिए, उनका भविष्य अगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो उनका भविष्य वैसे भी अच्छा है। तो वो, और दूसरी बात यह है कि जहां तक जो जो अब तक कैंपेन नजर आ रहा है, बीजेपी के जो शुरुआत नजर आ रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर अपने जीवन का सबसे मुश्किल चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अच्छा, एक हार जीत सवाल। क्या होगी दिल्ली के लोग निर्णय। जी बताइए। दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी से लेकर एक से जुड़ा हुआ एक सवाल और सवाल ये कि क्या 8 फरवरी को अगर जो भारतीय जनता पार्टी बहुमत पा लेती है तो क्या हम वीरेंद्र सचदेवा जी को राज्यसभा में देखेंगे? हाँ, हो सकता है। राज्यसभा में काफी सीटें खाली होती रहती हैं, तो राज्यसभा में बिल्कुल हो क्योंकि सकती हैं वीरेंद्र सचदेवा जी। उनको दिल्ली के कोटे की भी 3 सीटें होती हैं अगर जो दिल्ली में। बिल्कुल दिल्ली के कोटे की भी सीटें आएंगी, और उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 2 सीटें उनमें से भरेगी, तो सचदेवा जी उनमें से एक हो सकते पिंदर हैं। भाई, बिल्कुल हो एक सकते बात हैं। और है कि नई दिल्ली सीट पर हम देख रहे हैं कि संदीप दीक्षित भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित के पुत्र हैं। और उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उनकी कैसी देखिए, उम्मीद है? मैं एक संदीप दीक्षित जी और शीला दीक्षित जी, आप मैंने उनका ना एक संवाद सुना था। उन्होंने कहा था कि ये मेरी माँ के जो मुख्यमंत्री आवास था उनके पास, तो उसमें 11 या 13 एसी लगे हुए थे। ठीक है। तो उनको एक बुजुर्ग महिला को इस व्यक्ति ने अय्याश तक कहा था। तो एक बेटा जब इस तरह की अपील लोगों के बीच में जाके करने वाला है, और कर रहे हैं, वो जाके लोगों से मिल रहे हैं और जिस तरीके की चीजें वहां पे बता रहे हैं, वो जिस तरीके की बात कह रहे हैं कि उनकी माँ के जो पोस्टर, वो तो हमने भी आप फोटो के पीछे 370 के पेज के सबूत और वो सारे चीजें हमने अपनी आंखों से देखी हैं। बाद में कुछ नहीं निकला, उसी पार्टी से इन्होंने गठबंधन किया। तो ना उसमें कोई जांच हुई ना कुछ ऐसा निकला। तो अभी संदीप दीक्षित जी के पास बहुत अच्छा मौका है, वो जाके नई दिल्ली के लोगों को बताएं, क्योंकि 15 साल का उनका शासन रहा है और 15 साल में काफी कुछ शीला दीक्षित जी के समय पे बदला था। तो उनके पास एक भावुक अपील है, और निश्चित ही इससे जो है कांग्रेस का वोट कांग्रेस की तरफ जरूर जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब कांग्रेस दिल्ली में कितनी सीटें जीत सकती है? सीटें वो जीते न जीते, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की हालत जरूर पतली कर देगी। अगर वो कांग्रेस 2 डिजिट में भी अपना वोट परसेंटेज ले गई ना सर, तो आप यकीन मान के चलिए कि बीजेपी का वोटर तो ऐसा है कि वो पत्थर मारे कहीं वोट नहीं देने वाला है। आप उसको गन पॉइंट पे भी ले लोगे, कहीं वोट नहीं देगा वो। पार्टी का जो भी हो, 3 आई, 7 आई, 8 आई। दूसरा क्या है कि बीजेपी ने जो जो अपना कैंपेन बहुत ही चतुराई, जिस तरीके से हरियाणा और महाराष्ट्र के अंदर बिल्कुल एकदम ना बम्बारमेंट नहीं की थी कैंपेन की, कैंपेन को बड़े सलीके से चलाया था इन्होंने। तो उसी तरीके की शुरुआत यहाँ पे की है। सबसे बड़ी बात तो मैं ये मानता हूं कि बीजेपी ने अपना कैंपेन जो है जानबूझ के थोड़ा डिले स्टार्ट किया। डिले स्टार्ट करने का पीछे वजह ये थी, बीजेपी नहीं चाहती थी कि पहले से पहले हम माहौल बनाएं जिससे ये जो दोनों विरोधी पार्टी हैं घबरा के कहीं गठबंधन न कर लें। तो बीजेपी एक तो उसमें कामयाब रही है कि दोनों पार्टियों को उसने पूरा मौका दिया, कि अरविंद केजरीवाल को भी ये गुमराह हो गया, कि अरविंद केजरीवाल को भी लगने लगा कि वो फिर से ऐसी जीतने वाले हैं। कांग्रेस को ये लगने लगा कि वो उभर रहे हैं। ठीक है। तो दोनों पार्टियों ने गठबंधन के बारे में विचार छोड़ दिया। जो कांग्रेस की स्टेट यूनिट है उसने भी बहुत बड़ा रोल उसमें दिया है। बटने वाला था एंटी बीजेपी वोट, उसको बटने बटने जा रहा है वो निश्चित ही। दूसरा, मैं आपसे एक बात कहना, ये मेरी खुद के दिमाग की उपज है जो मैं एक बात कहने वाला हूं अभी आपको। ठीक है, पता नहीं मुझे कहनी चाहिए या नहीं, कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के सामने जो चुनाव जो प्रत्याशी दिए हैं ना, वो दोनों प्रत्याशी ऐसी कम्युनिटी से आते हैं कि जिसका ठीक ठाक बोलबाला है, और जो साधन संपन्न लोग हैं दिल्ली के अंदर, वोट डालते भी डालेंगे भी और वोट डलवा भी सकते हैं। ठीक है। वो दोनों कम्युनिटी हैं, जाट और गुजर कम्युनिटी। दोनों को बड़ी चतुराई से, एक को मुख्यमंत्री और एक को पूर्व मुख्यमंत्री के सामने लड़ा दिया है। सर, ये सिर्फ नई दिल्ली और कालकाजी सीट पर ही प्रभाव नहीं डालने वाली है ये कम्युनिटी, बाकी दूसरी सारी सीटों पर प्रभाव डालेंगी। आप निश्चित मान के चलिए, जाटों को लगने वाला है कि प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री बनेंगे, और गुर्जरों को लगने वाला है कि रमेश बिधूड़ी हो सकता है मुख्यमंत्री बने, अगर मुख्यमंत्री को हरा के जाते हैं। तो मैं से एक कम्युनिटी में भी हूं, और खुद के दिमाग में मेरे में भी ये बात आ रही है कि अगर प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री बने तो क्या बुरा है। प्रवेश वर्मा से अच्छा कैंडिडेट ना बीजेपी के लिए
अरविंद केजरीवाल के सामने हो नहीं सकता था। रीजन ये है कि आप देख लो, जिस दिन से ये घोषणा हुई है कि प्रवेश वर्मा, मतलब अफवाहें चल रही थी तब तक, टिकट की घोषणा नहीं हुई थी। अफवाहें चली हैं, तभी से अरविंद केजरीवाल की सिट्टी पिट्टी गुम हालत हो गई टाइट थी, है। तभी से वो। और जैसा हाँ। मैंने शुरू में कहा कि अरविंद केजरीवाल के 2100 रुपए की घोषणा और प्रवेश वर्मा के 1100 रुपए देना, वो 1100 रुपए 11 लाख रुपए का काम करे हैं प्रवेश वर्मा के लिए। बात नंबर 2, प्रवेश वर्मा का मैं कल भी एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें वो बहुत बड़ी एंकर हैं जो एबीपी न्यूज, नाम ले लेता हूं मैं, एबीपी न्यूज की बहुत बड़ी एंकर हैं जो पहले आज तक में थी। उनके सामने प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को बोला है कि मैडम बस आप ये करना कि अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली विधानसभा सीट से भागने मत देना, भागने मत दे। भागने मत देना। मतलब अगर जो अरविंद केजरीवाल की वो हालत हो गई है कि आगे कुआं पीछे खाई वाला हिसाब है। ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, अरविंद केजरीवाल ने ये सब चीजें शुरुआत की थी, उन्होंने खुद ये घोषित किया था, और बिल्कुल एकदम से जिस तरीके से वो मैदान में उतरे थे कि मैं शीला दीक्षित के खिलाफ ही चुनाव लड़ूंगा, अरविंद केजरीवाल ने ही ये निर्णय लिया था। अभी आज अगर प्रवेश वर्मा को पार्टी ने टिकट दिया है, प्रवेश वर्मा अगर आज कह रहे हैं ये बात कि अरविंद केजरीवाल भागे ना बस यहां से, तो आप ये मान के चलिए वो कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है उनके पास, और बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं। और आप ये मान के चलिए कि उनके पिता मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, और बीजेपी एक बार ही यहाँ पे सत्ता में रही है जब से ये विधानसभा। लग रहा है कि जैसे कि जो पिता ने काम किया था और वो उनकी आयु नहीं रही, वो नहीं रहे, उस काम को जो है हो सकता है कि वो एक आगे लेके जाएं, क्योंकि उनका भी एक इतिहास है। बीच में जब उनका टिकट कटा था तो ये सबको समझ में आ रहा था, जो समझदार लोग थे, जो कार्यकर्ता थे पार्टी के, या जो भी पॉलिटिक्स को थोड़ा सा समझते हैं, उनको समझ में आ रहा था कि ये कोई बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी है, क्योंकि सुरेश वर्मा का कोई वजह नहीं थी टिकट काटने की। हर एंगेजमेंट, हर रिसेप्शन में बजता था। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपने 5 साल केजरीवाल वाला गाना कभी किसी शादी फंक्शन में बजते हुए देखा है? नहीं, मैंने तो शादी फंक्शन में तो नहीं बजते थे, हाँ उनके कार्यकर्ता जरूर वहां पे बजाते थे रोड वगैरह पे, तो वो वहीं सुना था, बाकी तो मैंने कहीं सुना नहीं अच्छा, एक चीज और था है। ऐसा जिस ये तरीके का वो कह ये रहे थे। वही सौरभ भारद्वाज है जो, आपको पता होगा, विधानसभा में नकली ईवीएम लेके पहुंच गया था और बोल रहा था कि मैं तो ईवीएम हैक करके दिखा सकता हूँ। उसका स्तर वही ये है। सर, इनके मानसिक मैं स्तर के बारे में आम आदमी, बताइए कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन जब के नेतृत्व में जब वो आंदोलन शुरू हुआ था, मैं लोगों को तब से बारीकी से देखता हूँ, फॉलो करता हूँ, तब से ही मैं इनको जानता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। सर ये बहुत ही शातिर लोग हैं, बहुत शातिर लोग हैं ये, कि सत्ता पाने के लिए, सत्ता हथियाने के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। तो अभी तो केजरीवाल के लिए चुनाव मुश्किल होने वाला है, तो केजरीवाल की गुलाटियां देखना आप, इसकी बौखलाहट में, जिस तरीके की ये सब नौटंकियां करने वाले हैं, अभी ये थप्पड़ भी खाएंगे, और हो सकता है पत्थर फेंकवा लें, रोशनाई फेंकवा लें, गाली दिलवा लें कि स्टिंग आ गया, ये आ गया, वो बहुत बहुत कुछ होने वाला है अभी। अच्छा, वो तो इनका रोज बताइए। का नौटंकी रहेगी, ये बिना मीडिया, बिना फ्लैश, बिना कैमरों के सर ये जी नहीं सकते, ये रह नहीं सकते। इनको 2 महीने 3 महीने मीडिया कवरेज ना मिले तो ये सर खत्म मानो इनको। ग्राउंड पे तो ये कुछ करते नहीं है। दिल्ली का आप देखो किस तरीके का नर्क बना हुआ है। एमसीडी में भी केजरीवाल, ये भी तो आया था स्लोगन, तो ये भी आया था कि एमसीडी में भी केजरीवाल, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, एमसीडी में आएंगे। क्या बदला एमसीडी में आके? नर्क मचा हुआ दिल्ली का। ये राजधानी है दिल्ली, ये देश की राजधानी है। इससे ज्यादा सुंदर शहर आप देख लीजिए, बेंगलोर देख लीजिए, सूरत देख लीजिए, दिल्ली से सटा इंदौर हुआ देख लीजिए गाजियाबाद, सर, दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद देख लीजिए आप, गाजियाबाद दिल्ली की। से सटा हुआ गाजियाबाद देख लीजिए, दिल्ली से सटा हुआ नोएडा और ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम देख लीजिए सर। गुरुग्राम में आप जैसे ही एंट्री करेंगे तो आपको लगेगा कि आप कहीं किसी फॉरेन कंट्री में आ गए। दिल्ली नर्क बनी हुई है। क्या हम मान के चलें कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो अरविंद केजरीवाल का पूरा मंत्रिमंडल है, जो दिल्ली में 6-7 मंत्री होते हैं, उसमें से ऑलमोस्ट मंत्री चुनाव हारने वाले हैं, सौरभ भारद्वाज आप ये जीतेंगे? मान के चलिए, जैसे जैसे ये कैंपेन आगे बढ़ने वाला है, बीजेपी इसे बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से लेके चल रही है। एक्सेलरेटर को ये एकदम से ना दबा रहे हैं, ना एकदम से क्लच छोड़ रहे हैं। तो इसका बीजेपी श्रेय, बहुत, इस पूरे चुनाव को आप ये लिख के रखिए, जब तक चुनाव का समय आएगा बीजेपी ड्राइविंग सीट पे ही होगी, अभी भी है, और ड्राइविंग सीट पे होगी। पता भी नहीं चलेगा कि महाराष्ट्र और हरियाणा की तरीके से ये क्या हुआ।
सर इस देश को ना लोग लोग कहते हैं कि 53% या 56% वोट प्रतिशत, 15% का जो अंतर था पिछले चुनाव में, इस देश ने इस तरीके का किया है कि 400 से ज्यादा सीटें राजीव गांधी को दी हैं, और अगले ही चुनाव में 200 से नीचे रह गए राजीव गांधी। ये जो बीजेपी का कैंपेन है, इसका जो श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मतलब प्रदेश अध्यक्ष जी को कितना श्रेय देना चाहेंगे इसका? प्रदेश अध्यक्ष नहीं, प्रदेश अध्यक्ष बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर रहे हैं, मैंने उन्हें बोलते हुए भी सुना है, बहुत अच्छा बोलते हैं। और जो कॉन्फिडेंस उनमें नजर आ रहा है, जिस तरीके इससे का कॉन्फिडेंस उनमें नजर आ रहा है। इससे पहले मैंने कोई प्रदेश अध्यक्ष ऐसा नहीं देखा जो यमुना जी में डुबकी लगा रहा हो, चाहे कितने नाले जैसा पानी था जिसमें वीरेंद्र सचदेवा जी जी ने बिल्कुल। डुबकी लगाई। वहां से मैं मानता हूं कि दिल्ली बीजेपी का असली कैंपेन उस दिन शुरू हुआ था, जिस दिन वीरेंद्र उस दिन सचदेवा से जी शुरू ने। हुआ, और सर ये पार्टी अब ये सोच चुकी है, इस बार बीजेपी जीतने के लिए लड़ रही है, सच में जीतने के लिए लड़ रही है। बीजेपी का कार्यकर्ता भी जीतने के लिए लड़ रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ता में एक उम्मीद है, और इस बार बहुत अच्छा इलेक्शन देखने को मिलेगा। केजरीवाल जी की नाटक नौटंकी वो सब भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। बहुत एक मजा आने वाला है सर। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, फाइनल सवाल, कि जब आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा का चुनाव हार जाएगी, तो फाइनली वो ठीकरा हार का किस पर फोड़ेगी? वो सर पैसे पर फोड़ेंगे, क्योंकि ईवीएम को तो वो दोष देते नहीं है, ईवीएम से तो वो जीतते आ रहे हैं 2 3 बार। बाकी इलेक्टोरल बॉडी के लिए वो खूब गालियां देने वाले हैं। ऐसा था कि जो पिछले 2 चुनावों से केजरीवाल गुस्ताखी करते आ रहे थे, कि लोकसभा चुनाव से अचानक एकदम से बाउंस होके विधानसभा में लाखों वोट बढ़ जाता था, कुछ महीने के अंदर ही लाखों वोट बढ़ जाता था। बीजेपी ने इस बार उनकी गर्दन पकड़ ली। इस बार बीजेपी ने उस चतुराई को पकड़ लिया है। तो इस बार वो वोट नहीं बढ़ने दिया। सामान्य गति से जितना वोट बढ़ना चाहिए किसी भी प्रदेश में चुनावों के बीच में, उतना ही वोट बढ़ा है इस बार। इस बार अनावश्यक वोट नहीं बढ़ने दिया है, और वोट कटा कटा भी बहुत है। जो जेन्युइन वोट है, वेरीफाइड वोट है, वही वोट दिल्ली के अंदर है। और आम आदमी पार्टी का हम ये मान के चलें कि नौटंकी, ड्रामेबाजी रोज, मतलब फुल अगला एक महीना सर बहुत। बहुत आज मजा आने वाला है सर, भूपेंद्र एंजॉय भाई, करना पड़ेगा। आज 7 तारीख को हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं प्रोग्राम, वो कल तक शायद ये जी। इसका एडिट वेडिट करके ये ऑन एयर हो जाएगा। तो हम मान के चले कि 8 तारीख से लेकर अगले महीने की 8 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक आठ की जो फरवरी एक महीना है, इस एक महीने में बहुत एंटरटेनमेंट, पॉलिटिकल जो सर अवेयर लोग हैं उनको ये बहुत बिल्कुल एंटरटेनमेंट बिल्कुल मिलने सर, ये वाला है। एक 30 दिन की ये फिल्म है। 30 दिन की फिल्म है, और ये बहुत मजा आने वाला है। जो भी पॉलिटिक्स को थोड़ा बहुत भी समझते हैं, और जो अरविंद केजरीवाल की नौटंकी को समझते हैं, सर बहुत मजा आने वाला है। तो मैं इस तो ये मान के चल रहा हूँ। तो इस और 30 दिन परिणाम की फिल्म में आप। जी। इस 30 दिन की फिल्म में नौटंकी, ड्रामा, गुंडई। लाली लाली टेम्पो वाला, ऑटो वाला, वो सब, वो थप्पड़ वप्पड़ वो सब चलेंगे, और वो सब में बीजेपी की और आरएसएस की साजिश होगी सर। अच्छा, फाइनल। एक केजरीवाल जी के हिसाब एक और सवाल कि ये केजरीवाल जी आजकल लेटर बहुत लिख रहे हैं, तो एक सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मेरे दिमाग में आया, क्या शीश महल को आम जनता के लिए खोल देना चाहिए? से बिल्कुल खोल लेना चाहिए। प्रवेश वर्मा तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि मैं सबको घुमाऊंगा, वहां दिखाऊंगा तो सही कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस तरीके की अय्याशियां की हैं जब लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। ये व्यक्ति, आप सोचिए कि कितना ढीठ और घायल व्यक्ति है। जिस समय दिल्ली मर रही थी, दिल्ली के लोग मर रहे थे, दिल्ली के लोग पलायन कर रहे थे, बसों में भर भर के भाग रहे थे यहां से सर, रातों रात। ये आदमी खुद अनाउंस करवा रहा था कि बसें लगी हुई हैं, चले जाओ। ठीक है। तो उस समय इस आदमी के उस महल का कंस्ट्रक्शन चल रहा था सर। आप सोचिए, दरवाजे पे लाश रखी हुई है और व्यक्ति अंदर पूड़ी खा रहा है। आप ऐसे समझिए इसको, कि किसी व्यक्ति के दरवाजे पे मृत व्यक्ति पड़ा हुआ है, और वो अंदर दरवाजा ये आदमी उस समय शीश महल बनवा रहा था। लाखों लाखों रुपए के ये पर्दे, ये टाइल्स, ये कमोड, 15 करोड़ का पानी का सिस्टम है सर 4 लोगों के लिए। 15 करोड़ का पानी का सिस्टम। ठीक है। और ये आदमी उस समय ये सब बनवा रहा था, इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था उस समय पे, जिस समय दिल्ली के लोग मर रहे थे। और शाम को आता था, सुबह आता था मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह, एक शाम, कि मोदी जी वैक्सीन नहीं दे रहे, मोदी जी ऑक्सीजन नहीं दे रहे। अरे मोदी जी तो शीश महल के लिए पैसा भी नहीं दे रहे थे भाई, वो कहां से बन रहा था अच्छा, ये। एक सवाल की बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, कि एक नारा चुनाव जितवा देता है और एक नारा चुनाव हरवा देता है।
यूपी में जब जी 2017 में चुनाव हुए थे तो मोदी जी ने एक नारा दिया था कि समाजवादी पार्टी के काम नहीं कारनामे बोलते हैं। ऐसे ही जी। उन्होंने अब दिल्ली चुनाव से पहले एक नारा दिया है कि ये आम आदमी पार्टी जो है आपदा को आपदा है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल कर बदल रहेंगे। कर रहेंगे। तो क्या लगता है कि ये नारा आप सर आप मानिए आपदा जबान पे चढ़ रहा है। आपदा जबान पे चढ़ रहा है, और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, मनोज तिवारी जी इतना अच्छा पैरोडी वैरोडी बना देते हैं, तुरंत गाना बना देते हैं, वो बैठे बैठे कंपोज कर देते हैं। आपदा को लेके एक सर उनको एक ना एक एंथम सा कुछ बना देना चाहिए। मुझे लगता है वो बना रहे होंगे, शायद बीजेपी भी अपना एक दो गाने लॉन्च करेगी। हाँ, अभी सारे कैंडिडेट्स की घोषणा हो जाएगी। मुझे लगता है 41 जो नाम रह गए हैं हाँ उसके हाँ। बाद बात मुझे लग रहा है स्टार्ट कि होगी। इनके जितने भी एंथम ये आ रहे हैं ना केजरीवाल या इस सब को लेके, मनोज तिवारी अकेले ही भारी पड़ने वाले हैं। भूपेंद्र भाई आप जुड़े, आपने इतना समय दिया और इतने अच्छे अपने विचार रखे भारतीय जनता पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए, तीनों पार्टियों के लिए, दिल्ली की प्रमुख पार्टियां हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। धन्यवाद, नमस्कार।